इलेक्शन से पहले ही कहा था कि ये जो इलेक्शन आप करा रहे हैं और इसमें जिस तरह आप अपने कठपुतलियां ला रहे हैं, इनसे काम चलना नहीं है। ये मुल्क संभाल नहीं सकते। मुल्क के हालात जो हैं इस वक्त बड़े गंभीर हैं और उसमें आपको प्रॉपर लीडरशिप चाहिए, जिसको ग्राउंड रियलिटी का पता हो, जिसकी ग्राउंड रियलिटी में सपोर्ट हो। बहरहाल worst democracy is better than the best dictator, उसकी सोच पे हमने इस रिज़ल्ट को एक्सेप्ट किया है और हम पार्लियामेंट पे बैठे भी हैं। मकसद ये है कि किसी तरीके से जमहूरियत को मजबूत करें और किसी और को ये मौका न दें कि वो ये कहे कि जी जमहूरी ताकतों से तो चलता ही नहीं है, तो चलो अब घर जाओ। तो हम ये नहीं होने दे देंगे। बहरहाल इनकी तो बड़ी कोशिश है बल्ले वालों की कि हम किसी तरीके से सिस्टम तोड़ दें, इसलिए कि इमेच्योर हैं, इनको पॉलिटिकल सोच नहीं है, ना पॉलिटिकल इनकी समझ है। अब 1 यूनिट हमने उसके खिलाफ जदोजहद की। जब ये अयूब खान ने, मेरे वालिद ने जदोजहद की, उस वक्त के पॉलिटिशियंस ने जदोजहद की जब अयूब खान ने 1 यूनिट बनाया। हमें मौका मिला तो हमने 73 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिकंस्टिट्यूट करके उसको दोबारा बनाया। अब ये कहते हैं कि 18वीं तरमीम में कुछ शिकें हैं, शिकों पे क्या बहाना बना के इनका असल मकसद जो है वो 73 कॉन्स्टिट्यूशन को एब्डिकेट करना है और दोबारा 1 यूनिट की सियासत शुरू करनी है। तो हम उसको अपोज करेंगे, करते रहेंगे और अब भी कर रहे हैं। और अब आप दोस्तों का मैं के सवाल लूँगा, आप बिस्मिल्लाह करें। साहब, इरशाद संजानी खुसूस तौर पर कराची से बोल्ड न्यूज़ से आया हूँ, आपका पसंदीदा चैनल। और सवाल ये कि हाल ही में मेरी मुलाकात हुई थी गवर्नर हाउस में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से। उनसे हमने सवाल किया कि आप जो 18वीं तरमीम के पीछे क्यों पड़ गए हैं। उन्होंने तो बल्कि धमकी दी कि सिंध हुकूमत फौरी तौर पर वाटर अथॉरिटी बनाए। तो सदर पाकिस्तान ये खुद ये क्या कर रहे हैं, गवर्नर हाउस में बैठ कर सियासत कर रहे हैं। दूसरा सवाल ये है कि JIT आपके पीछे क्यों पड़ गई है। आपने पहले भी आप सुर्खरू हुए थे एक मतलब, फिर क्या जरदारी सुर्खरू होगा JIT से? इंशाल्लाह हम जब तक जहाँ में जहाँ हैं तो ये जंगें चलती रहेंगी। बहाना कोई भी होता है, अक्सर पॉलिटिकल होती है। पहले भी बीबी को तंग करना था, पॉलिटिकल पीपल्स पार्टी को ब्लैकमेल करना था और मुझे उनने जिसे कहते हैं बंदी बनाया हुआ था। अब भी कुछ यही इरादे हैं, देखेंगे। ये तो हमारी हिम्मत आजमाएं, हम इनके जुल्म आजमाएंगे। उसको तो हक ही, जिसको डिफेंस के बारे में नहीं पता उसको क्या पता है 18वीं तरमीम क्या होती है। उसको कोई हक ही नहीं है इस पर बात करने का। मोहम्मद खालिद जियो न्यूज़ से सर, कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी की तरफ से भी कहा गया है कि अब ये हुकूमत ज़्यादा अरसे चलने वाली नहीं है, 3 महीने या 6 महीने, और मुल्क मुतहमिल नहीं हो सकता नए इलेक्शन के। तो क्या आप अभी भी समझते हैं कि ये मुल्क इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, या आप समझते हैं गवर्नमेंट चलेगी नहीं चलेगी? फ्यूचर क्या देख रहे हैं आइंदा चंद माह में? मैं नहीं समझता कि हुकूमत संभाल सकेगी। अब क्या होता है, वेदर इट्स नेशनल गवर्नमेंट या फिर ये इलेक्शन अर्ली इलेक्शन है, ये मैं आपको नहीं प्रेडिक्ट कर सकता। मगर मैं समझता हूँ कि इनसे नहीं चलता। सर, शुगर मिल जो एजाज मंगणार काविश के थियन शुगर मिलन जो वॾो इशू हले पियो, कमनि जी पिड़ाई न पई थिए ऐं माण्हू आबादगार परेशान आहिनि। इन सिलसिले में सिंध हुकूमत बि नोटिफिकेशन अञा जारी न कयो आहे त आबादगार हाणे उन जी तबाही अची वई आहे। ॾिसण में ईअं पियो थिए, तव्हां कीअं था सम्झो त 10 सालनि में बि जेको आबादगार पहुचे वियो आहे तव्हांजी हुकूमत में, त हाणे उनखे कीअं तव्हां मथे कंदो? आबादगार को अभी फायदा जब हुआ है तब हुआ है जब फेडरल गवर्नमेंट हमारी थी। 10 साल हमारी फेडरल गवर्नमेंट नहीं रही है, 5 साल फेडरल गवर्नमेंट रही है, 5 साल प्रोविंशियल गवर्नमेंट रही है। और ज़्यादातर जो रेट्स हैं या ज़्यादातर जो इश्यूज हैं वो रिलेटेड हैं फेडरल गवर्नमेंट से। अब भी अगर JIT ने ये मिले जो हैं इनको सीज किया हुआ है,
अब उनकी सोच और हमारी सोच में फ़र्क है। वो कहते हैं कि ये इतनी मिलें क्यों लगी हुई हैं। सब सिक मिल्स थी, सबको किसी पार्टी को इनकरेज करके उनको सिक मिल्स को हमने रिवाइटलाइज कराया है। मकसद ये कि वहाँ रोज़गार बढ़े, वहाँ नौकरियाँ मिले, वहाँ लोगों का फ़ायदा हो। इनकी सोच अपनी है, पर ये सोच तो उनकी बेकार है। ये तो नज़र आ रहा है को चाहते क्या हैं और हो क्या रहा है। नुकसान होगा ना, नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा सबको। अफसोस ये है कि बालों का नुकसान होता है उसको खैर है, और किसी का नुकसान होता है वो भी खैर है, पर गरीब का जो नुकसान है उस पर मुझे इतराज़ भी है, उसकी मजम्मत भी करते हैं और इंशाल्लाह उसका हिसाब भी करेंगे। इमरान खान साहब ने अभी नफरत मिटाने की पॉलिसी की है कि 1200 रुपए में 5 मुर्गियां 1 मुर्गा। आप क्या समझते हैं कि इससे नफरत होगी? आप क्या कहना? बिल्कुल होगी। आप अंडा पाल के देखें देखें ना, आप मुर्गियां लें और फिर अंडे बेचे, फिर देखें कितनी आपकी खुशहाली आती है आपके यहाँ। सवाल एक और सवाल मेरा ये, एक लास्ट सवाल। नो वजीर आजम साहब कह रहे हैं कि कबल वक्त इंतखाबात का इम्कान है, इसको आप किस तरह देखते हैं? दूसरा इससे कनेक्ट ये है कि ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान में जो मामला को बेहतर करने के लिए उनसे मुशावरत के लिए दोनों चीज़ों। पहली बात तो दूसरे सवाल की मुझे माज़ियत करें, दूसरा सवाल मत किया करें। एक सवाल करें दूसरा ना करें, काफ़ी दोस्त हैं। जो ट्रंप साहब ने कहा है, हमें खित्ते में खुद इश्यूज़ हैं। हमने बीबी की शहादत हुई है, हमारे यहाँ ही लोग शहीद हुए हैं, पीपल्स पार्टी के दोस्त शहीद हुए हैं, भाई शहीद हुए हैं, एएनपी के दोस्त शहीद हुए हैं, भाई शहीद हुए हैं। तो हम तो खुद टेररिज्म के शिकार हैं। हमें इस तरह डील किया जाता है कि हम टेररिज्म को अपीज कर रहे हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं। हम तो टेररिज्म के जिसे कहते हैं ना, हम पे टेररिज्म हो रहा है। और हम ये पूछना चाहते हैं कि वहाँ इंडिया बैठा, अफ़गानिस्तान में बैठे दूसरी फोर्सेस जो हैं वो टेररिज्म को बढ़ा रही हैं, उसके बारे में क्या जवाब देता है ट्रंप साहब? नसीब नोड़ियो प्रेसिडेंट प्रेस को पिंडो लाया आम ख्याल ज़रदारी साहब के दबाव विझण जे लाइ उन पे दोस्तन के हिट कयो थो वञे। हाणे इस टाइम जो जीआईटी बिलावल भुट्टो खे बि जेका तलब कयो आहे, तव्हां छा था सम्झो त जेकॾहिं तव्हां ते इहो ज़हनी दबाव या नफ़्स जो दबाव आहे केतिरी बर्दाश्त आहे तव्हां? ये तो वक्त बुधाई दो। पर बिलावल साहब को नहीं बुलाया है, मुझे बुलाया है, मेरी बहन को बुलाया है और दूसरे लोगों को बुलाया है। और उनसे हमसे जो सवालात किए हैं हमने उनके जवाबात दे दिए हैं। और अब जब केसेस चलेंगे उनको देखेंगे। मौजूदा हुकूमत को ख़तरा हुआ तो वो सपोर्ट करेंगे जो इसको लेके आए हैं, हम क्यों करेंगे? उसका तो वो कह के कर रहा है, ये नहीं है कि वो छुपे ढके कर रहा है। वो तो कहता है कि सारी ऑपोजिशन को जेल में डालूंगा। तो बिस्मिल्लाह, हमें तो जेल जाने का पहले ही लोगों ने देखा हुआ है कि सब्र भी है और बर्दाश्त भी है। क्या इमरान खान जेल जा सकता है? वो कितने दिन बर्दाश्त कर सकता है? देखना ये है। इसलिए कि जैसी करनी वैसी भरनी। जैसे मियाँ साहब ने एहतसाब कोर्ट्स बनाए थे, एहतसाब लॉज बनाए थे, आज वो खुद वो एहतसाब लॉज में और एहतसाब कोर्ट्स में खड़े हुए हैं। बनाए तो मेरे लिए थे, गले पड़ गए उनके भी। तो इस तरह ये भेजेगा तो सही, फिर आने वाला इसको भी ज़रूर भेजेगा। क्या ये बर्दाश्त कर सकेगा? उनकी तो पॉलिसीज फिलहाल तो है, नज़र ही नहीं आ रही। आपको नज़र आती हो तो आती हो, मुझे तो कोई नज़र नहीं आती। एक पॉलिसी उनकी है कि गवर्नर हाउस की दीवार तोड़ दो। अब ये 300 साल पुरानी दीवार है, इसको आप क्यों तोड़ रहे हैं?
जो भी आप अंदर बनाएंगे, चाहे आप म्यूजियम बना दें, चाहे लाइब्रेरी बना दें, उसको दीवार की तो ज़रूरत है। बस नहीं, ये दीवार तोड़ देंगे, ये उनकी पॉलिसीज़ हैं। तजावुज़ात के नाम पे मुस्तक़बिल बदली जंग, तजावुज़ात के नाम पे लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है। आप खुद देखें ना। मैं ये कहूँगा कि हमारा फ़र्ज़ है और हर हुकूमत का फ़र्ज़ है कि लोगों को नौकरियां दे, लोगों के लिए उनके चूल्हे जलाए, न कि 50,000 दुकानें जो हैं कराची में गिरा दी जाएं और उसके बाद उनको बेरोज़गार कर दिया जाए और फिर कहें कि जी टेंट में बैठे हैं। पहले उनका कोई अल्टरनेटिव करते, आप कोई बिल्डिंग बनाते, उसके बाद उनको जगहें देते, उसके बाद उसको आप डिमोलिश करते, तो वो तो बात बनती है। रज़ाई साहब, पवन कुमार समाडी, आप अपने वज़रा की कारकर्दगी से मुतमिन हैं, जिस तरह इमरान खान साहब ने दिया है कि इशारा किया है, थोड़ा सा ज़ोर से बोलेंगे। मैंने कहा कि आप अपने वज़रा की कारकर्दगी से मुतमिन हैं, जिस तरह इमरान खान ने रद्द-बदल का फैसला किया। सवाल ये कि अगर मेरे वज़रा और हमारी टीम सही ना होती तो आप देखें कि पहली दफ़ा सिंध में हमने सबसे ज़्यादा सीटें ली हैं, 88 से भी ज़्यादा सीटें ली हैं। तो ये ज़रूर वज़रा की कारदगी है और हमारे पार्टी का काम है। हर जगह पीपल्स पार्टी ने जो काम किया है वो तो खुद बोलता है। रज़ाई साहब, आपके साथ बैठे हुए रईस गुलाम कादिर मरी, उनको उठा लिया गया था। आखिरी सवाल सर सिर्फ। थैंक यू एवरीबॉडी। साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी टंडवाला यार में सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक तकरीब में उन्होंने शिरकत की और उन्होंने कहा कि कराची में 50,000 दुकानें गिराकर लोगों को बेरोज़गार कर दिया गया है। गवर्नर हाउस की दीवार तोड़ने की क्या ज़रूरत थी? सिक्योरिटी की फिर भी ज़रूरत रहेगी। इसको चाहे लाइब्रेरी बना दें या फिर म्यूज़ियम बना दें, दीवार की ज़रूरत तो फिर भी रहनी है। उन्होंने ये भी कहा कि कराची में 50,000 दुकानें गिराकर लोगों को बेरोज़गार कर दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत को कोई समझ बूझ नहीं है और उनका यह भी कहना था कि नैब की अदालतें गुज़िश्ता दौर में हमारे लिए बनाई गई और अब मियां नवाज शरीफ भी उनको भुगत रहे हैं। 18वीं तरमीम के हवाले से भी उन्होंने बात की है और उन्होंने कहा कि उसके लिए भी साजिशें हो रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि माजी में भी पीपल्स पार्टी के खिलाफ साजिशें हुई हैं, हमने जेलें भुगती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम किसी भी सिचुएशन को भुगतने के लिए तैयार हैं और उन्होंने ये भी कहा कि हमने आइन को असल शक्ल में बहाल किया था। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि ऐसा कहा जा रहा है कि अपोजिशन को नहीं छोड़ूंगा, तो क्या ये भी तैयार हैं? तमाम जो रवैया इस टाइम रखा जा रहा है, उन्होंने ये भी कहा कि हमने तो जेलें भुगती हैं और हम किसी भी सिचुएशन को भुगतने के लिए तैयार रहेंगे। नैब की अदालतें भी इसीलिए बनाई गई थी, हमें जेलों में डाला गया और अब वक्त आ गया है कि नवाज शरीफ भी जो हैं वो भुगत रहे हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने बात की गवर्नर हाउस की कि सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात करें तो दीवार की ज़रूरत तो फिर भी रहनी ही है, चाहे इसको म्यूज़ियम बना दें या फिर इसको लाइब्रेरी बना दें, पार्क बना दें, लेकिन दीवार की ज़रूरत तो फिर भी रहेगी। लेकिन हुकूमत के पास कोई पॉलिसी नहीं है, इनके पास सिर्फ दीवार गिराने की पॉलिसी है। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत साजिशें जो है अभी भी कर रही है और पहली हुकूमतें भी पीपल्स पार्टी के खिलाफ साजिशें करती रही। हमने जेलें भुगती, हम हर दौर में जेलें भुगतते रहे और हमने जो है अपोजिशन में रहते हुए भी तमाम साजिशों का मुकाबला किया। वज़ीर ख़ज़ाना की बाद असद उमर ने वज़ीर आज़म की बात की तायीद कर दी है। कहते हैं डॉलर की कीमत का आखिरी फैसला स्टेट बैंक करता है, ज़रूरत पड़ी तो स्टेट बैंक के तरीकाकार को मजबूत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आमदात जो हैं वो बढ़ी हैं और खसारे में कमी आ रही है। कोई बहरान नहीं है, मुल्क में हिजानी कैफियत पैदा की जा रही है। आपको बताएंगे वो इस्लामाबाद में 11वीं जनूबी एशिया इकनॉमिक समिट से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई इमरजेंसी की सूरत हाल नहीं है, ये सिर्फ पैदा कर दी सूरत हाल है। ज़रूरत पड़ी तो स्टेट बैंक के तरीकाकार को भी रिव्यू किया जाएगा, उसके तरीकाकार को मजबूत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बरामदात जो हैं वो बढ़ रही हैं, खसारे में कमी आ रही है, कोई बहरान नहीं है, मुल्क में हिजानी सी कैफियत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इस्लामाबाद में आज 11वीं जनूबी एशिया इकनॉमिक समिट से असद उमर खिताब कर रहे थे।
वजीर आजम इक्तिसादी टीम की गुगलियों से परेशान। कप्तान के अनमोल रतन जहांगीर तरीन ने कहा कि वजीर खजाना से मईशत नहीं संभाली जा रही। इस बात पर तल्ख कलामी हुई। कप्तान ने अपना वजन जहांगीर तरीन के पलड़े में डाला तो असद उमर ने इस्तीफे की पेशकश कर दी। ओपनिंग विकेट गिरने का खौफ हुआ, तोड़ तरदीदों का सिलसिला भी चल निकला। वकास अजीम बताएंगे। मुल्क की माशी सूरत हाल पर तहरीक इंसाफ के 3 बड़ों की बैठक हुई, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान, जहांगीर तरीन और असद उमर शरीक हुए। माशी पॉलिसियों पर जहांगीर तरीन ने असद उमर पर कड़ी तनकीद की, जिस पर असद उमर और जहांगीर तरीन में सख्त जुमलों का तबादला हुआ। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर वजन अपनी टीम के अहम तरीन खिलाड़ी के पलड़े में डालकर ओपनिंग खिलाड़ी को तनहा कर दिया। बात बढ़ी तो वज़ीर खजाना असद उमर ने मुस्ताफी होने की पेशकश कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान वज़ीर खजाना असद उमर की कारकर्दगी से नाखुश हैं। कप्तान रुपए की गिरती कदर पर वक्त ब्रीफिंग न मिलने, FPR नोटिस और शुगर मिल से मुतालिक मामलात पर भी वजीर खजाना से नाराज हैं। असद उमर को FPR के नोटिस के मामले पर काबीना इजलास में सबकी का सामना करना पड़ा था। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद की जानिब से भी वजीर खजाना पर तनकीद सामने आई है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का कहना है कि अगर इसी सूरत हाल का सामना करना था तो IMF की शराइत मान लेते। वजारत तिजारत ने डॉलर की कीमत में हालिया इजाफे की मुखालिफत करते हुए इसे मईशत के लिए तबाहकुन करार दिया है। वजारत तिजारत का मौकफ है कि डॉलर की कीमत में इजाफे का एक्सपोर्टर्स को फायदा नहीं होगा। ओपनिंग विकेट गिरने का खौफ हुआ तो पहले जहांगीर तरीन ने असद उमर से तल्ख कलामी की तरदीद की, जिसके बाद वजारत खजाना के तर्जुमान ने असद उमर के इस्तीफे के हवाले से खबर को बेबुनियाद करार दिया। लेकिन कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। और अपोजिशन लीडर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को चेयरमैन PAC ना बनाने के वजीर आजम के बयान पर पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह ने रद्द-ए-अमल दिया है। सैयद खुर्शीद शाह ने कहा कि अपोजिशन लीडर को PAC की चेयरमैनशिप देना पीपल्स पार्टी ने रिवायत डाली है। पीपल्स पार्टी अपनी रवायत को बरकरार रखने के लिए साबित कदम है। हुकूमत को PAC की चेयरमैनशिप को अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। बरतानिया की पार्लियामेंट आज भी रवायात पर चल रही है। आमरों को रवायात की कदर नहीं होती। PAC कोई एहतसाब ब्यूरो या FIA नहीं है। इमरान खान ने करप्शन के नाम पर पार्लियामेंट को हमेशा सबूताज किया है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन का कहना है कि इमरान खान के वक्त से पहले इलेक्शन का बयान पर भी भरोसा नहीं, वो यू टर्न ले लेते हैं। साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने मौजूदा हालात के तनाजुर में बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि इमरान खान की हुकूमत बहुत अरसे नहीं चल सकती। वज़ीर आज़म साहब किसी बात पे कोई कमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर दूसरे लोग अपनी बात को फैला के यू टर्न कर लेते हैं। तो कल को बोलेंगे मैंने फिर यू टर्न ले लिया। जरदारी ने इमरान खान की हुकूमत काफी अर्से तक चल नहीं सकती, वो हालात हुकूमत जैसे ही हैं। दीगर खबरों में आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में पाक पतन अज़खुद नोटिस केस की समाअत हुई। नवाज शरीफ 33 साल पुराने केस में सुप्रीम कोर्ट के रूबरू पेश हुए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आप अपना जवाब अगले हफ्ते तक दे दें कि क्या करना है या फिर JIT बना देते हैं। नवाज शरीफ ने अदालत से कहा JIT ना बनाएं, उनका तरीकाकार ठीक नहीं होता। पाक पतन अज़खुद नोटिस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में हुई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मियां साहब बताएं, आप पर इल्जाम है कि आपने औकाफ की नोटिफिकेशन को डी नोटिफाई किया। नवाज शरीफ ने बताया कि 30 साल पुरानी बात है, मुझे कुछ याद नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप बताएं, आपके ऑफिस से अगर नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ तो फिर फ्रॉड किया औकाफ ने। नवाज शरीफ ने बताया कि इस बारे कुछ नहीं कह सकता। औकाफ एहलकारों ने नोटिफिकेशन पर नंबर की गलती को दोबारा मेरे दफ्तर नहीं भेजा। इस बात से औकाफ की नीयत का अंदाजा किया जा सकता है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि डिस्ट्रिक्ट और हाई कोर्ट ने औकाफ की जमीन को बेचने से रोक दिया था। मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था तो वज़ीर आला कैसे हुक्म जारी कर सकता है। नवाज शरीफ ने अदालत को बताया कि मेरे दस्तखत से कोई ऐसा नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बतौर वज़ीर आज़म बहुत से ऐसे वाकयात देखे जिस पर आपके दस्तखत न थे। अताउल्लाह कासमी और फवाद हसन फवाद की समरी पर भी आपके दस्तखत नहीं थे। नवाज शरीफ ने कहा कि मुझे भी इस बारे में हैरत है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप अपने जमाने के बड़े समझ बूझ रखने वाले वज़ीर आला थे। आप अपना जवाब अगले हफ्ते तक दे दें
कि क्या करना है या फिर JIT बना देते हैं। नवाज शरीफ ने अदालत से कहा कि JIT ना बनाएं, उनका तरीकाकार ठीक नहीं होता, कुछ और बना दें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इंसाफ करना अदालतों का ही काम नहीं, आप जैसे लोगों को भी इंसाफ करना चाहिए। मियां साहब JIT से घबरा गए हैं, एक हफ्ते में फैसला करके बताएं कि क्या करना है। मियां साहब हम आपको मुंसिफ बना देते हैं, आप खुद फैसला करें। चीफ जस्टिस ने कहा कि 2 मरतबा के वज़ीर आला और 3 मरतबा के वज़ीर आज़म की मुतासिर होने वाली साख को क्लियर करना चाहते हैं। केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। और अल-अज़ीज़िया रेफरेंस की बात करते हैं, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में ख्वाजा हारिस के हतमी दलाइल इस वक्त जारी हैं। ख्वाजा हारिस ने अदालत को बताया कि अल-अज़ीज़िया से कोई रकम नवाज शरीफ को नहीं भेजी गई। उन्होंने ये भी कहा कि कतरी शहजादे के खतूत नवाज शरीफ के बजाय हुसैन नवाज के लिए थे। आपको आगाह करेंगे, आज समाअत हुई है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एहतशाम कियानी। जी एहतशाम। देखें, नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस अल-अज़ीज़िया रेफरेंस पे अपने हतमी दलाइल का आगाज़ कर चुके हैं। आज पहला दिन है ख्वाजा हारिस के दलाइल का। इससे पहले गुज़िश्ता रोज़ प्रोसिक्यूशन ने अपने हतमी दलाइल मुकम्मल किए थे। अब जब ख्वाजा हारिस के दलाइल मुकम्मल होते हैं तो उसके बाद प्रोसिक्यूशन को जवाबुल जवाब में अगर उनके कुछ नुकात बाकी रहते हों तो वो बताने के लिए मौका दिया जाएगा। ख्वाजा हारिस ने अपने दलाइल का आगाज़ किया तो उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने अपने 342 के बयान में जो गल्फ स्टील का मुआहदा है उस हवाले से उस पर इन्हिसार नहीं किया। उन्होंने ये भी बताया कि कतरी शहजादे के हवाले से हुसैन नवाज का उनके खतूत पर इन्हिसार था, नवाज शरीफ का उस पर इन्हिसार नहीं रहा। अब जो मलकियत की अल-अज़ीज़िया के हवाले से ये बताया जा रहा है, ख्वाजा हारिस की जानिब से ये कहा गया कि बेनामी दार कहा जा रहा है उनके बेटों को, कि हुसैन नवाज ने बेनामी दार के तौर पर वहाँ पर जायदाद बनाई और नवाज शरीफ उसके बेनामी असल मालिक हैं। तो ख्वाजा हारिस का ये एक नुक्ता है। उन्होंने कहा कि अगर बेनामी मालिक हैं तो बेनामी मालिक की जायदाद उसके नाम होना लाजिम है, क्योंकि जो बेनामी होता है उसकी जायदाद पर कोई बेनामीदार के तौर पर मालिक होता है। तो अब नवाज शरीफ से उस जायदाद का ताल्लुक, उसकी मलकियत नवाज शरीफ के हवाले से, इस हवाले से कोई सबूत इस्तगासा की जानिब से पेश किया जाना चाहिए था, लेकिन इस्तगासा इस हवाले से कोई सबूत पेश नहीं कर सका। अदालत को ख्वाजा हारिस ने इस हवाले से बताया। उन्होंने दीगर कतरी शहजादे के खतूत के हवाले से बताया कि कतरी शहजादे के खतूत पर भी नवाज शरीफ का किसी तरह से कोई इन्हिसार नहीं है। नवाज शरीफ का चूँकि पहले ही कहा जा चुका है कि ख़ानदानी कारोबार से नवाज शरीफ का कोई ताल्लुक नहीं रहा, तो इस हवाले से ख्वाजा हारिस तमीज़ बांध कर उस तरह से केस बिल्ड कर रहे हैं। अभी ख्वाजा हारिस के दलाइल जारी हैं, लेकिन समाअत में आधे घंटे का वक्फा है। वक्फे के बाद साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी अदालत में पेश होंगे और नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस अपने हतमी दलाइल जारी रखेंगे। जी ठीक है, शुक्रिया आगाह करने के लिए। आपको बताएं नाज़रीन, वफाकी वज़ीर आज़म सवाती ने साबिक़ IG इस्लामाबाद पुलिस तबादला केस में तहरीरी जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत मांग ली है। अदालत ने आज रात तक का वक्त दे दिया है। इस्तीफे से मुतालिक सवाल पर वफाकी वज़ीर कुछ नहीं बोले। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। वफाकी वजीर सेनेटर आजम सवाती पेश हुए। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या आपने JIT रिपोर्ट देख ली। आजम सवाती के वकील ने हाँ में जवाब देते हुए कहा कि जायजा ले चुके हैं। आजम सवाती के वकील ने अदालत से इस्तदा की कि तहरीरी जवाब जमा कराने के लिए वक्त दिया जाए। अदालत ने आज रात तक जवाब जमा कराने की हदायत करते हुए समाअत 5 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। समाअत के बाद आजम सवाती बाहर आए तो सहाफियों ने इन्हें घेर लिया। इस्तीफे से मुतल्लिक सवालात पे सवालात किए, लेकिन वफाकी वजीर कुछ बोले बगैर चलते बने। और पीर के रोज सीनियर एंकर्स को इंटरव्यू में वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की तारीफों के पुल बांध दिए। उन्होंने कहा कि उस्मान बुज़दार मेरी टीम के वसीम अकरम प्लस हैं, वक्त आएगा आप सब लोग भी उनकी तारीफ करेंगे। एकदम वसीम अकरम को ला सकता है किसी टाइम पे भी। उस्मान बुज़दार वक्त गुजरने तो तुमने उसकी बड़ी तनकीद की है। तुम देखना एक ऐसा जबरदस्त ये निकल रहा है, ये वसीम अकरम प्लस, ये वसीम अकरम प्लस निकल। उधर पाकिस्तान की इंसानी हुकूक की वजीर शीरी मजारी ने ट्वीट में पाकिस्तान आने वाले अमेरिका के नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद को खरी खरी सुना दी हैं। शीरी मजारी ने उन्हीं ट्वीट में जवाब दिया है और लिखा है कि उम्मीद करते हैं कि इस मरतबा आप
मुतकब्बिराना मिजाज और दूसरों को दबाने वाला रवैया पीछे छोड़कर आए होंगे। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान ने अपने ट्वीट में पाकिस्तान और दीगर ममालिक के दौरे का तस्करा किया था। तो आपको बताएं कि पाकिस्तान के इंसानी हुकूक की वजीर शीनी मजारी ने इस्लामाबाद में आए अमरीका के नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान को आड़े हाथों लिया। आपको बराह रास्त ले चलते हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी इक़्तिसादी ताउन की तंजीम के दिन की तकरीब में खिताब कर रहे हैं। Where we are better integrated with sound infrastructure remains a key development goal for the region. नाज़रीन, आप गुफ्तगू शाह महमूद कुरैशी वज़ीर ख़ारजा इक़्तिसादी ताउन तंजीम की तकरीब से खिताब कर रहे हैं और आपको बताएं कि अहम चीज़ें जो हैं वो वज़ीर ख़ारजा ने सामने रखी हैं तकरीब में। और वज़ीर ख़ारजा इस्लामाबाद में इक़्तिसादी ताउन की तंजीम की तकरीब से खिताब कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी इस्लामाबाद में इक़्तिसादी ताउन तंजीम की तकरीब से खिताब कर रहे हैं और वज़ीर आला जो हैं वो मुल्की हालात से आगाह कर रहे हैं। उधर नारोवाल में हैकर्स एक बार फिर एक्शन में आ गए। इस बार निशाना बना एक डॉक्टर। हैकर्स ने DHQ अस्पताल के डॉक्टर का अकाउंट साफ कर दिया। 81,000 रुपए निकाल लिए गए हैं। तो एक और मामला सामने आ गया है। नारोवाल में हैकर्स एक बार फिर सर उठाने लगे हैं। एक बार निशाना बना है डॉक्टर और डॉक्टर जो है वो DHQ अस्पताल के हैं। बात करेंगे इसी पर अपने नुमाइंदे यासिर अराफात से। यासिर अराफात, इस बार जो निशाना बने हैं डॉक्टर, उनसे वारदात का तरीकाकार क्या था? जी बिल्कुल जी, हैकर्स के हाथों शहरियों के लुटने का सिलसिला थम ना सका। मैं इस वक्त नारोवाल DHQ हॉस्पिटल में मौजूद हूँ, जहाँ पर डॉक्टर ईसा जो मेरे साथ मौजूद हैं, जो हैकर्स के हाथों लुट गए हैं। मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि इससे पहले भी नारोवाल के 2 शहरी जो हैं वो हैकर्स के हाथों लुट चुके हैं, जिनके अकाउंट से हैकर्स ने लाखों रुपए उनके अकाउंट से निकाल लिए थे। मेरे साथ डॉक्टर ईसा साहब मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि ये इनके अकाउंट से हैकर ने किस तरीके से पैसे निकाले। पहले तो मुझे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से एक हेड ऑफ मेन कराची से कॉल आई थी। तो उन्होंने मुझसे इन्फॉर्मेशन मांगी अबाउट मेरे अकाउंट नंबर और पिन कोड नंबर जो तफसीलात है। तो उनसे मैंने पूछा था कि आप ये क्यों ले रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कि हम आपकी वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि जो आजकल इलीगली मनी ट्रांसफ़र हो रही है बैंक टू बैंक, हम उसके सिलसिले में तहकीकात कर रहे हैं। मैंने कहा मैं आपको इन्फॉर्मेशन तो नहीं दूंगा जब तक मुझे HBL मेन हेड ऑफिस से कॉल ना आए। उसी 5 मिनट के दौरान हेड ऑफिस से कॉल आएगी HBL से कि सर ये जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जो उमर रज़ा के नाम से है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो से कॉल आई है, अगर वो इन्फॉर्मेशन कोई मांग रहे हैं तो आप उनको दे दीजिएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम केस नहीं, ये वेरिफिकेशन हो रही है। मैंने फिर डाउट फील किया तो मैंने कहा सर मैं अकाउंट नंबर तो नहीं दूंगा जब तक आपकी इजाज़त ना हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं सर आप दे दें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोबारा फिर उसकी कॉल आई स्टेट बैंक पाकिस्तान से कि सर हमने आपकी वेरिफिकेशन करनी है। मैंने कहा उन्होंने मुझे इजाज़त नहीं दी। उसके बाद दोबारा वही काम हुआ। 5 मिनट के बाद फिर उनकी कॉल आ गई मेन हेड ऑफिस कराची से, हेल्पलाइन से, कि सर काइंडली इनको दे दीजिए, जो इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं वो एक्यूरेट मांगेंगे और आपने एक्यूरेट चीज़ देनी है। उस बेस में मैंने अपने सारे अकाउंट नंबर जो तफसीलात है, इन्फॉर्मेशन जो मांग रहे थे वो उन्होंने दे दिया। कुछ आधे घंटे और घंटे बाद जब मैंने अपना अकाउंट चेक किया तो मेरे जो 2 मंथ की तनख्वाह थी 81,000 वो डिडक्ट हो चुके थे एट ए टाइम। और मैं उसके बाद मुझे कुछ समझ नहीं आई कि मेरे साथ हुआ क्या। जी बिल्कुल जी, जैसा कि आपने डॉक्टर साहब की बात सुनी कि डॉक्टर साहब की 2 माह की जो है वो तनख्वाह है जो हैकर ने उनके अकाउंट से निकाली है वो 81,000 की है। डॉक्टर साहब का ये कहना था कि हुकूमत को इसके ऊपर कोई पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि हैकर्स के हाथों मजीद शहरी न लग सके। शुक्रिया आगाह करने के लिए। दूसरी जानिब तमाम सूबाई हुकूमतों की जानिब से लग्जरी गाड़ियों के हवाले से पॉलिसी बना लेने पर सुप्रीम कोर्ट ने लग्जरी गाड़ियों के इस्तेमाल से मुतालिक अज खुद नोटिस निपटा दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की है। अमानत गशकोरी से मजीद बात करते हैं। अमानत बताएगा केस को निपटा दिया गया है, क्या तफसील रही? जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने वज़रा और सरकारी अफसरान की लग्जरी गाड़ियों के इस्तेमाल से मुतल्लिक केस की समाअत की है।
सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस जो है वो आज निपटा दिया है। तमाम जो सूबे थे, चारों सूबों के एडिशनल एडवोकेट जनरल अदालत में पेश हुए और उन्होंने रिपोर्ट्स जमा कराई कि उन्होंने एक पॉलिसी बना ली है और पॉलिसी के मुताबिक ही तमाम जो लग्जरी गाड़ियाँ थी उनको आगे जो है चलाया जाएगा और कुछ जो गाड़ियाँ थी उनको बेच भी दिया गया है। एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध जो थे उन्होंने बताया कि उन्होंने जो पुरानी गाड़ियाँ थी जो 10 साल पुरानी या जो 2 लाख किलोमीटर से ज़ायद चली हुई थी उनको बेच दिया गया है और जो बची हुई हैं उनको भी बेच दिया जाएगा। ताहम बलूचिस्तान की जानिब से ये बताया गया कि उन्होंने 27 जो लग्जरी गाड़ियाँ थी वो बेच दी हैं और दीगर जो सूबे थे, सूबा पंजाब और सूबा KPK की जानिब से भी ये बताया गया कि जो गाड़ियाँ थी उनके लिए हमने एक पॉलिसी बना लिया, जिसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स में कहा कि अगर पॉलिसी बन गई है तो अब ये हम आज खुद नोटिस निपटा रहे हैं। इसके बाद अदालत ने आज खुद नोटिस निपटा दिया। आप हमारे साथ भी मौजूद रहेगा अमानत। एक और केस है सुप्रीम कोर्ट में, बनीगाला में गैर कानूनी तामीरात से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान अदालत ने इस्लामाबाद के बोटानिकल गार्डन के अराजी 1 हफ्ते में वागुजार कराने का हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि बोटानिकल गार्डन की सारी ज़मीन में आज ही वागुजार करवाएं। तो आपको बताएं, आज एक और केस हुआ, अहम केस सुप्रीम कोर्ट में। बनीगाला में गैर कानूनी तामीरात से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान अदालत ने इस्लामाबाद के बोटानिकल गार्डन की अराजी 1 हफ्ते में वागुजार कराने का हुक्म भी दे दिया है। और इसके साथ साथ चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बोटानिकल गार्डन की सारी ज़मीन आज ही वागुजार करवाई जाए। अमानत गशकोरी हमारे साथ हैं। जी अमानत, बताएगा इस केस के मुतालिक भी। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में बनीगाला तजावज़ात से मुताल्लिक़ केस की समाअत हुई है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की है। सुबह जब ये समाअत शुरू हुई थी तो अदालत ने बाबर अवान के बारे में पूछा था कि बाबर अवान किधर हैं, जो कि इमरान खान के वकील हैं, जिस पर बताया गया कि बाबर अवान आज पेश नहीं हुए, उन्होंने इल्तवा की दरख्वास्त दी हुई है। जिसके बाद अदालत ने CDA से ये कहा था कि वो रिपोर्ट जमा कराएं कि कितने लोगों ने रेगुलराइजेशन के हवाले से दरख्वास्तें दी हैं। अदालत को बताया जाए, अदालत ने वक्फा किया था। ताहम वक्फे के बाद चेयरमैन CDA अदालत में पेश हुए, उन्होंने बताया कि 100 से ज़ायद दरखास्तें मौसूल हो चुकी हैं और रेगुलराइजेशन का जो अमल है वो भी शुरू कर दिया गया है। इसके बाद अदालत ने ये हुक्म दिया है कि बोटेनिकल गार्डन जो है उसकी जो तजावज़ात हैं उसके गिर्द वो तमाम के तजावज़ात आज ख़त्म किए जाएँ। अदालत ने ये हुक्म दिया है कि आज ही CDA जो है वो पुलिस की मदद से तजावज़ात बोटेनिकल गार्डन के खिलाफ ख़त्म करे और बोटेनिकल गार्डन की जो ज़मीन है उसको वागुजार कराया जाए और आज के दिन ही रिपोर्ट जो है अदालत में पेश की जाए। अदालत ने ये हुक्म दिया है कि बोटेनिकल गार्डन समेत CDA बनीगाला की जो दीगर तजावज़ात हैं वो भी उनकी रिपोर्ट जो है वो भी अदालत में पेश की जाए। ताहम बोटेनिकल गार्डन की जो ज़मीन है वो आज वागुजार कराई जाए। अदालत ने केस की समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी करते हुए CDA से ये रिपोर्ट मांगी है कि वो बोटेनिकल गार्डन की ज़मीन आज जो है वागुजार कराए और बाकी जो तजावज़ात हैं वो भी जल्द ख़त्म किए जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमानत आगाह करने के लिए। तो लाहौर हाईकोर्ट में बच्चों की हवालगी के केस की समाअत भी हुई। कमरा अदालत में 3 बच्चों ने मां के साथ जाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद अदालत ने बच्चों को उनके दादा के हवाले कर दिया। खातून अहाताए अदालत में चीखों पुकार करती रही। वीडियो आप देख सकते हैं 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर। लाहौर हाईकोर्ट में ये वाक़या पेश आया है। बच्चों की हवालगी का केस आज लगा, समाअत हुई और कमराए अदालत में तीनों बच्चों ने अपनी सगी मां के साथ जाने से इनकार कर दिया। देख लो, सारे समझाते हैं आगे मम्मा मौलाना समीउल हक कत्ल केस की तहकीकात सदमोहरी का शिकार हो चुकी हैं। तफ्तीशी टीम का सरबराह दूसरी बार तब्दील किया गया है। तहकीकाती टीम का नया सरबराह ताहाल तैनात नहीं हो सका है। मौलाना समीउल हक के खून और मोबाइल फोन की फॉरेंसिक रिपोर्ट भी तहकीकाती टीम को मौसूल नहीं हुई है। बात करेंगे इसी पर सरदार सदाकत से। सदाकत, बताइएगा क्या वजूहात सामने आ रही हैं इल्तिवा की? जी बिल्कुल, मौलाना समीउल हक कत्ल केस की ताहाल कोई बड़ी पेशरफ्त ना हो सकी। जो फ्रांसिक रिपोर्ट जो है उसकी भी जो खून और मोबाइल की फ्रांसिक रिपोर्ट है वो भी तहकीकाती टीम को ताहाल ना मिल सकी, जिसके लिए CPO रावलपिंडी ने फ्रांसिक लैब लाहौर के इंचार्ज को बाकायदा याददहानी के लिए ख़त भी लिख दिया है। इसके अलावा जो इंचार्ज है तहकीकाती टीम के वो 2 बार जो है वो तब्दील हो चुके हैं, जिसकी वजह से भी इसमें सुस्त रवि का शिकार है। और इसके अलावा जो अहमद शाह है जो सेक्रेटरी है मौलाना समीउल हक का, वो भी ताहाल
रोपोश है उसके लिए भी जो है उसकी गिरफ्तारी के लिए 2 बार टीमें जा चुकी हैं, लेकिन दोनों बार नाकाम वापस लौटी हैं। वो भी पुलिस को नहीं मिल पाया। और इसी तरह जो 8 अफराद हैं जिनको हिरासत में लिया गया था, शुबा में जिनको हिरासत में लिया गया था, वो इस वक्त भी पुलिस की हिरासत में है, लेकिन ताहाल इस केस में पुलिस अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि महकमा माहौलियात की टीम के बकर मंडी लाहौर में छापे, चर्बी पिघलाने और सीरी पाए साफ करने वाले 8 यूनिट्स सील कर दिए गए हैं। यूनिट्स रिहायशी इलाकों में आलूदगी का सबब बन रहे थे तो कार्रवाई की गई है। महकमा माहौलियात की जानिब से लाहौर में ये बड़ी कार्रवाई की गई। बकर मंडी में छापे मारे गए हैं, चर्बी पिघलाने और सिरी पाए साफ करने वाले 8 यूनिट्स भी सील किए गए। यूनिट्स रिहायशी इलाकों में आलूदगी का सबब बन रहे थे तो महकमा माहौलियात ने ये कार्रवाई की है। लाहौर का इलाका है बकर मंडी, जहां पर छापे मारकर ये कार्रवाई की गई है और मुतादिद यूनिट्स को सील किया गया और इसके साथ साथ उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई है।